हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो आज आपके लिए लाया हूँ मैं जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस और साथ साथ आईबीपीएस क्लर्क मेंस, क्योंकि ये तीनों मेंस बैक टू बैक एक एक वीक के डिफरेंस पे होंगे। लास्ट सितंबर, फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर और सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। तो ये वीडियो सीरीज़ फर्स्ट है और इसमें लास्ट के 4 मंथ के कवर किए गए हैं। जो भी क्वेश्चन है सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि आईबीपीएस आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछेगा, तो ऐसे थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस पूछता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा और इसके साथ साथ जो भी मंथली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स है उन्हें भी आप ज़रूर देखें। अगस्त के मंथली करंट अफेयर्स, जुलाई के, जून के मंथली करंट अफेयर्स, इनके वीकली करंट अफेयर्स, इन्हें भी आप ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि सभी शॉर्ट ड्यूरेशन के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स फॉर आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस एंड आईपीएस क्लर्क मेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर डेटा विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर नेट एनुअल प्रॉफिट इन फिजिकल ईयर 23-24, यानी कि वित्त वर्ष में जो 2023-24, जो 2024 रहा वित्त वर्ष जो एंड हुआ मार्च में, इस एक साल के वित्त वर्ष में कौन सा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवर नेट एनुअल प्रॉफिट जनरेट किया एज पर मिनिस्ट्री डेटा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, आरईसी जो है ये एक महारत्न एंटरप्राइजेस है। और ये जो महारत्न कंपनी है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। सो ये जो कंपनी है, दिस कंपनी इज एन एनबीएफसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऊर्जा मंत्रालय के अंडर ये कंपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आता है। तो इस पीएससी ने, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने सबसे ज़्यादा पिछले मतलब इस वित्त वर्ष में एनुअल प्रॉफिट जनरेट किया है, जो इसको टारगेट मिलता है, जो इसने टारगेट अचीव किया है उन सब के लिए तो एक वित्त वर्ष में। ठीक है, आरईसी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसके सीएमडी कौन है? विवेक कुमार देवांगन। विवेक कुमार देवांगन इसके सीएमडी हैं। ठीक, और अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ टर्म कि वर्तमान में टोटल कितने महारत्न कंपनी है? तो वर्तमान में टोटल 13 महारत्न कंपनी है और अभी कुछ ही दिनों पहले टोटल नवरत्न कंपनी बने हैं 25 जो ऐड किए गए हैं टोटल। तो 13 महारत्न कंपनीज़ हैं और नवरत्न कंपनीज़ हैं 25, और इसके अलावा सब कैटेगरी होता है मिनी रत्न ए और मिनी रत्न सब कैटेगरी बी, तो उसमें भी कुछ कंपनीज़ हैं। ठीक है, आरईसी की बात करें तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, तो ये एक और सरकारी स्कीम का एक नोडल एजेंसी रह चुका है। सौभाग्य स्कीम, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य स्कीम का भी नोडल एजेंसी रहा था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, आरईसी। अगर हम बात करें कौन कौन सा पावर मिनिस्ट्री के अंडर महारत्न कंपनीज आते हैं, तो वो आते हैं एनटीपीसी आते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन आते हैं, पावर फिनेंस कॉरपोरेशन आते हैं और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो ये 4 महारत्न कंपनी ऊर्जा मंत्रालय के अंडर आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन वॉन द नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 फॉर हेल्थ प्रोमोशन बाय डब्ल्यूएचओ एट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में डब्ल्यूएचओ के द्वारा किस संस्था को नेल्सन मंडेला अवार्ड चुना गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निमहंस। निमहंस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, जो कि कहाँ है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है इसका मतलब हेडक्वार्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। तो एक शख्स और एक संस्था को अवार्ड दिया गया नेल्सन मंडेला अवार्ड। ठीक है, इसके बारे में डिटेल है। डब्ल्यूएचओ रिलीज स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क ऑन प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स के प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है जिसका ईयर टारगेट है 2024 से 27 तक। ठीक है, और जो नेल्सन मंडेला अवार्ड है ये एक संस्था और एक शख्स को दिया गया। वो शख्स का नाम है प्रोफेसर बॉन्टल बोंगवे, जो कि बोस्टवाना के हैं। इन तो एक शख्स और एक संस्था को दिया गया नेल्सन मंडेला अवार्ड। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड दिया गया, सासाकावा अवार्ड, सासाकावा हेल्थ प्राइज़। तो वो भी डॉक्टर डोरियन रामागोला जो कि बोस्टवाना की हैं उन्हें दिया गया। डॉक्टर डोरियन रामागोला जो कि बोस्टवाना की डॉक्टर हैं उन्हें दिया गया सासाकावा हेल्थ प्राइज़। और ये कहाँ हुआ था? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनीवा में हुआ था। 77वां संस्करण था, डब्ल्यूएचओ का 77वां संस्करण था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का। तो वहाँ ये अवार्ड दिया गया निमहंस को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु में। एम्स आपको पता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अभी हाल ही में एनआईआरएफ रैंकिंग दिया गया था जिसमें मेडिकल
हेल्थ कॉलेज वाले कैटेगरी में टॉप पे रहा था एम्स। एनबीआरसी क्या है? एनबीआरसी है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, जो कि गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। एनआईओए क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एज पर वर्ल्ड बैंक कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI, विच इंडियन पोर्ट टर्मिनल कंटेनर फीचर्ड इन टॉप 20 रैंकिंग्स? तो कौन सा भारतीय पोर्ट टर्मिनल टॉप 20 में फीचर किया, जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPPI? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट कंटेनर टर्मिनल, जिसको रैंकिंग मिला 19th, 19वां रैंक मिला। ठीक है, तो इंडिया से टोटल 12 पोर्ट्स को फीचर किया गया, 12 जो बंदरगाह हैं उन्हें फीचर किया गया। आपको सभी के नाम याद नहीं रखने हैं। जो टॉप रैंकिंग रहा विशाखापट्टनम पोर्ट का 19th रैंक रहा। मुद्रा जो गुजरात पोर्ट है इसका रैंकिंग रहा 27। पीपावाव पोर्ट जो कि गुजरात में, इसका रैंकिंग रहा 41। कामाराजार पोर्ट जो कि चेन्नई में है, इसका रैंकिंग रहा 47। तो ये बस आपको इतना याद रखना है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में, इसको रैंकिंग दिया गया 9th। टॉप 5 कौन कौन रहे? यांगचान पोर्ट चाइना, पोर्ट ऑफ सलाह ओमान, कार्टाजेना पोर्ट कोलंबिया, टैंगियर मेडिटेरेनियन पोर्ट मोरक्को, और पांचवा तैंगजुंग पेलेप्स पोर्ट मलेशिया। तो ये 5 पोर्ट शीर्ष पर रहे इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है अभी? अजय बंगा। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट एज्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP ऑफ द 18th लोकसभा TR बालू इज फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी? और अभी इस साल लोकसभा चुनाव हुए, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कुछ। तो TR बालू जो हैं, इनका नाम दे दिया गया, हो सके आपसे एग्जाम में नाम पूछ ले ऑप्शंस देके। तो जो ओल्डेस्ट एज्ड मेंबर है 18वें लोकसभा में जो भी हुआ, TR बालू इनका नाम है। ये किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, DMK। DMK जो तमिलनाडु की रीजनल पार्टी है। DMK का फुल फॉर्म क्या है? द्रविड़ा मुनेत्रा काजागम। द्रविड़ा मुनेत्रा काजागम, DMK पार्टी से हैं, और इनका एज क्या है? 82। ही इज़ द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द लोकसभा, TR बालू। और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो क्या है? श्री पेराम्बुदूर, चेन्नई, मतलब तमिलनाडु में श्री पेराम्बुदूर इनका संसदीय क्षेत्र है। श्री पेराम्बुदूर इनका लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कैबिनेट में सबसे ओल्डेस्ट एज्ड मेंबर कौन है कैबिनेट मिनिस्ट्री में, तो वो हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी कौन सा मंत्रालय है इनके पास? MSME, जो कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के लीडर हैं। गया से ये सांसद हैं, बिहार से। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री में सबसे ओल्डेस्ट हैं जीतन राम मांझी। ओवरऑल देखा जाए तो 18th लोकसभा में सबसे सीनियर मोस्ट हैं TR बालू, जो कि DMK से हैं। ठीक है, आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो 18th लोकसभा है, इसमें जो एवरेज एज है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो है 56 ईयर्स, 56 साल। जो लास्ट लोकसभा था 17वां लोकसभा, उसमें जो एवरेज एज था 59 ईयर्स। ठीक है, तो ये भी सवाल कुछ भी बन सकता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो 18th लोकसभा में तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनका जो एवरेज एज है वो है 56 ईयर, 56 ईयर्स। नेक्स्ट है इंडियन ओरिजिन श्रीनिवास कुलकर्णी वॉन द शॉ प्राइज 2024 इन विच कैटेगरी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्ट्रोनॉमी। श्रीनिवास कुलकर्णी ये इंडियन ओरिजिन के हैं, मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, इसके मेंबर सदस्य हैं। और इनको शॉ प्राइज़ दिया गया। शॉ प्राइज़ को नोबल ऑफ ईस्ट कहा जाता है। हांगकांग में दिया गया इनको प्राइज़ नोबल ऑफ ईस्ट। किस कैटेगरी में दिया जाता है? मेडिसिन एंड लाइफ साइंस में दिया जाता है, एस्ट्रोनॉमी में दिया जाता है, और मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। प्राइज़ बनी क्या रहा? $1.2 मिलियन। शॉ प्राइज़ जो कि नोबल ऑफ ईस्ट कहा जाता है, इंडियन ओरिजिन के श्रीनिवास कुलकर्णी को दिया गया एस्ट्रोनॉमी के लिए। नेक्स्ट है एज पर ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ 2024 रैंकिंग, व्हाट इज़ द बेस्ट रैंक परफॉर्म बाय इंडियन सिटी इन द लिस्ट? तो जो सबसे उत्कृष्ट रैंक है इंडियन सिटी का, वो क्या रहा इन द ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ 24 रैंकिंग? यानी कि जो वैश्विक स्तर का जो शहर है उसकी रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर सबसे बेस्ट रैंकिंग अचीव किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 350, 350। कौन सा शहर है? इंडिया की राजधानी दिल्ली। दिल्ली का जो है रैंकिंग 350 है। उसके बाद बेंगलुरु की रैंकिंग क्या है? 411।
मुंबई की रैंकिंग क्या है 427। बस इतना आपको याद रखना है। 3 रैंक चेन्नई का है 472, कोच्चि का है 521। तो टोटल 1000 शहरों का आकलन किया गया दुनिया भर में, जिसमें से जो टॉप शहर हैं, जो टॉप शहर है नंबर 1 पे रहा वो रहा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क नंबर 1 पे रहा। लंदन नंबर 2 पे रहा, रैंक 2 पे। लंदन रैंक 2 पे। सैन जोजे जो कि यूएसए का है, सैन जोजे रैंक 3 पे रहा। टोक्यो रहा 4th पे। टोक्यो 4th पे और पेरिस रहा 5th पे। तो टॉप 5 जो शहर है, सिटीज़, न्यूयॉर्क, लंदन, सैन जोजे, टोक्यो और पेरिस, ये टॉप 5 पे रहे। इंडिया की तरफ से बेस्ट रैंकिंग रहा न्यू दिल्ली का 350, दिल्ली का, बेंगलुरु का 411, मुंबई का 427, चेन्नई का 472, कोच्चि का 521। जो इंडेक्स है ये टोटल जो सिटीज़ का एक्सेस किया वो टोटल 27 इंडिकेटर्स पे किया है, जो कि 5 पैरामीटर पे है। इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस, ये 5 कैटेगरी है। इनका आकलन करके जो ग्लोबल सिटीज़ 2024 का रैंकिंग दिया गया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज ओरिजिन ऑथर राइटर जेनी एरपेनबेक वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 फॉर बुक कायरोस। कायरोस किताब के लिए जो ऑथर राइटर है जेनी एरपेनबेक, किस लैंग्वेज ओरिजिन की राइटर है, ये लेखक हैं जिन्हें बुकर प्राइज़ दिया गया 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मन। देखिए, जो भी लैंग्वेजेस रहता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो माइकल हॉफमैन ट्रांसलेटर हैं इस पुस्तक के, तो दोनों को डुअली अवार्ड दिया गया। माइकल हॉफमैन एंड जेनी एरपेनबेक वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 फॉर द बुक कायरोस। तो जर्मन, ठीक है। तो शी बिकेम द फर्स्ट जर्मन टू विन द प्राइज। तो पहला जर्मन बुक जो है ट्रांसलेट किया गया। कैश प्राइस की बात करें तो लास्ट ईयर पूछा गया था आईबीपीएस में कि जो बुकर प्राइज़ का कैश प्राइस वो क्या है, तो वो है 50,000 पाउंड स्टर्लिंग, 50,000 पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग का क्या होता है वैल्यूएशन इंडियन रुपी में, लगभग 111 रुपये। तो अभी जो करंट वैल्यूएशन है पाउंड स्टर्लिंग का 111 रुपये है, और इसका जो कैश प्राइस इंटरनेशनल बुकर प्राइस का 50,000 पाउंड स्टर्लिंग है। इंडिया की तरफ से जो जीता था सबसे पहला वो था अरविंद अडीगा 2008 में। अरविंद अडीगा को मिला था बुकर प्राइज़ 2008 में, पुस्तक द वाइट टाइगर, ठीक है। 2022 में इंडिया की तरफ से गीतांजलि श्री को मिला था, इंडियन ओरिजिन की गीतांजलि श्री, द टॉम ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज़ दिया गया था। तो इसका आंसर होगा जर्मन राइटर जेनी एरपेनबेक, मतलब जर्मन लैंग्वेज में किताब है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। नेक्स्ट है, विच पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस साइंड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विथ बांग्लादेश फॉर सप्लाई ऑफ 200 बीजी ब्रॉड गेजेस पैसेंजर कोचेज। तो ब्रॉड गेज के जो पैसेंजर कोचेज होते हैं बांग्लादेश के लिए सप्लाई करने के लिए, 200 ब्रॉड गेज कोचेज को सप्लाई करने के लिए कौन सा पब्लिक सेक्टर ने बांग्लादेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ये मई का न्यूज़ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट्स। राइट्स क्या है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस जो कि रेल मंत्रालय के अंडर आता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये जो है डील जो साइन हुआ 111.26 मिलियन डॉलर के लिए, अप्रॉक्स 111.26 मिलियन डॉलर, 915 करोड़। और जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फंड किया जाएगा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि लग्जमबर्ग में है, ईआईबी के द्वारा फंडिंग किया जाएगा। राइट्स इसका जो है नोडल एजेंसी है जो सप्लाई करेगा 200 ब्रॉडगेज पैसेंजर कोचेज। नेक्स्ट है, विच इंडियन कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग नॉट फीचर्ड ऑन टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2024। तो भारत की तरफ से जो कंपनीज फीचर हुए टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज, तो ये पूछ रहा सवाल कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आईटीसी ग्रुप। सो रिलायंस, टाटा ग्रुप एंड सीरम इंस्टीट्यूट फीचर्ड ऑन टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2024 इन टाइम मैगजीन। तो रिलायंस और जो टाटा ग्रुप है ये फीचर हुआ टाइटन्स कैटेगरी में, टाइटन्स कैटेगरी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि वैक्सीन बनाया था कोवैक्सीन, ये फीचर किया गया पायोनियर कैटेगरी में, पायोनियर कैटेगरी। रेयर ब्यूटी जो कि सेलेना गोमेज की कंपनी है, पॉप सिंगर सेलेना गोमेज, उनकी कंपनी रेयर ब्यूटी को लीडर्स कैटेगरी में फीचर किया गया। टाइम मैगजीन 1923 में बना था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, सीईओ कौन है, जेसिका सिबली। नेक्स्ट है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट इन न्यूज़, इंडिया रिसीव्ड मैक्सिमम एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम विच कंट्री इन फिजिकल ईयर 2024। वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश से भारत को आया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर से कितना जो एफडीआई आया वो आया
$4.42 बिलियन, $4.42 बिलियन। नंबर सेकंड पे है मॉरिशस, यूएसए थर्ड पे है, ठीक है, नेदरलैंड फोर्थ पे है, और पाँचवें नंबर पे है जापान। आपको बस पांच याद रखना है, टॉप 5। तो ये टॉप 5 जो कंट्रीब्यूटर है एफडीआई में भारत के लिए वित्त वर्ष 2024 में, यानी कि पिछले अप्रैल से इस मार्च 31 तक। तो नंबर 1 पे सिंगापुर $44.42 बिलियन, दूसरे पे है मॉरिशस, तीसरे पे है यूएसए, चौथे पे नेदरलैंड, फिफ्थ पे है जापान। टोटल एफडीआई की बात करें तो टोटल एफडीआई में डिक्रीमेंट हुआ है 1%। जो ओवरऑल डिक्रीमेंट हुआ है एफडीआई में, ये 1% का डिक्रीमेंट हुआ है, जिसका वैल्यूएशन है $70.95 बिलियन। कुछ नंबर्स भी आपको याद रखना है, $70.95 बिलियन। सिंगापुर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वोंग है इसके प्राइम मिनिस्टर। सिंगापुर डॉलर का वैल्यूएशन क्या है इंडियन रुपी में? 64.62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज जीईएफ एंड डैश टुगेदर लॉन्च्ड $135 मिलियन ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। तो जो आइलैंड्स स्टेट्स, जो मतलब आइलैंड्स जिस जिस देश में है, वहाँ जो मतलब ब्लू और ग्रीन जो है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से उसको डेवलप करने के लिए ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जीईएफ और किस संस्था ने लॉन्च किया $135 मिलियन का ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिस विल सपोर्ट टू 15 स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 15 देशों के जो स्मॉल आइलैंड्स है उसके लिए ये खर्च करेगा और काम करेगा। जीईएफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में। वाशिंगटन में हेडक्वार्टर है। और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, एज पर आरबीआई's डेटा इंडियाज ओवरऑल गोल्ड होल्डिंग्स इंक्रीज टू डैश इन फिजिकल ईयर 24, हाउ मेनी मेट्रिक टन्स? तो जो भारत का जो गोल्ड रिजर्व्स है, गोल्ड होल्डिंग्स है, इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है आरबीआई के डेटा के अनुसार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 27.46 मेट्रिक टन्स। मेट्रिक टन्स क्या होता है? यानी कि 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम। तो रिसेंटली 4 मंथ्स पहले मई में RBI has moved, not I think in June, RBI has moved 100 metric tons, 1 lakh kilogram of gold from UK, United Kingdom, after increasing the gold reserves। जो अभी वर्तमान में गोल्ड रिजर्व है इंडिया के पास वो है 82.1 मेट्रिक टन। ये पूछा है इंक्रीज टू डैश, कितना इंक्रीज हुआ है, और ये है टोटल 822.1 मेट्रिक टन। तो जब सवाल ऐसा रहेगा इंक्रीज टू डैश इन फिजिकल ईयर, तो आपको करना है ये। और अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल कितना रिजर्व है, तो 822.1 मेट्रिक टन। और इसके साथ साथ आरबीआई का जो गोल्ड होल्डिंग्स है वो 2 बैंकों के कस्टोडियन में, मतलब 2 बैंकों के पास रिजर्व में जमा है। वो 2 बैंक कौन से? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS, और दूसरा है बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये 2 बैंकों में इंडिया का गोल्ड रिजर्व्स है। तो दुनिया भर में गोल्ड रिजर्व्स और उसका जो प्राइस मॉनिटरिंग होता है वो किसके द्वारा होता है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, WGC। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। इसके CEO कौन है? डेविड टेट। नेक्स्ट है, इन जून 2024 इंडिया विथ यूरोपियन यूनियन एंड अदर नेशंस लॉन्च्ड बायोफार्मास्यूटिकल्स अलायंस, विच कंट्रीज नॉट अमंग देम? तो भारत, यूरोपियन संघ और दूसरे देशों ने मिलकर बायोफार्मास्यूटिकल्स अलायंस जारी किया, लॉन्च किया है। तो कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। बाकी तीनों देश हैं सदस्य, यूएसए, जापान, कोरिया। तो 4 देश और एक संघ, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, जापान और साउथ कोरिया। तो 5 देश आप ओवरऑल कह सकते हैं, 5 देश और संघ ने जारी किया बायोफार्मास्यूटिकल्स अलायंस। तो दुनिया भर में बायोफार्मा सेक्टर को सप्लाई चेन और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसको लॉन्च किया है। और इसको जारी कब किया गया? जून में। तो इसका जो मीटिंग हुआ था कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ था, वहीं भारत ने और सभी देशों ने, बाकी 4 देशों ने, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया ने मिलकर लॉन्च किया बायोफार्मास्यूटिकल्स अलायंस। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द सेंट्रल टीबी डिवीजन फॉर कोलैबोरेटिव एंड कन्वर्जेंट एक्शन टुवर्ड्स टीबी एलिमिनेशन? तो टीबी को जड़ से हटाने के लिए, टीबी एलिमिनेशन के लिए कौन से मंत्रालय ने सेंट्रल टीबी डिवीजन के साथ MOU साइन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। कन्फ्यूजिंग था ना? आपको लगता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है,
तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, तो खनन मंत्रालय ने एमओयू साइन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कौन है? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी, जो कि साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर भी हैं। और भारत का टारगेट क्या है टीबी एलिमिनेशन का? 2025। नेक्स्ट है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर सॉर्टेड पावर्ड बाय वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन वाज लॉन्च्ड बाय डैश इन मई 2024। मई 2024 में जो सॉर्टेड है, क्या है? सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर पावर्ड बाय वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डिफेंस स्टार्टअप अंगीकुल कॉस्मोस। इसका नाम है अंगीबान, लेकिन अंगीबान अगर सवाल में रहता तो हिंट मिल जाता। अंगीबान इसका नाम है, सॉर्टेड का पूरा नाम। तो अंगीकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। अंगीकुल कॉस्मोस जो कि डिफेंस स्टार्टअप है 2017 में बना था अंडर आईआईटी मद्रास, ठीक है, उसी का ये स्टार्टअप है। अल्फा डिज़ाइंस, एस्ट्रोगेट लैब्स, एथ्रॉन एरोस्पेस सभी डिफेंस स्टार्टअप है इंडिया के। नेक्स्ट है ऑन मई 30, 2024, 30 मई 2024 यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ डैश। तो पहला फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ डैश 30 मई को क्या ऑब्जर्व किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पोटैटोज़। इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटोज़ अब से हर साल हर वर्ष 30 मई को ऑब्जर्व किया जाएगा। तो इस बार पहला बार हुआ फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, पोटैटोज़। और इसके साथ साथ आपको बता दूं 2023 था, क्या था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2023 जो था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। 2024 क्या है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स। तो ऊँटों के लिए ये इंटरनेशनल ईयर है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स 2024 से 2023 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और 30 मई अब से क्या ऑब्जर्व किया जाएगा? इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटोज़, ठीक है। एक चीज़ और आपको याद रखना है, इस बार एक और डे हुआ फर्स्ट टाइम, इंटरनेशनल डे ऑफ फुटबॉल। तो ये होता है 25 मई को, इंटरनेशनल डे ऑफ फुटबॉल 25 मई को, फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ फुटबॉल 25 मई को अब से ऑब्जर्व किया जाएगा। पोटैटोज़ की बात करें तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का कौन सा स्टेट लार्जेस्ट हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है दूसरे पे, उसके बाद है बिहार, फिर है गुजरात और पाँचवें पे है मध्य प्रदेश। तो ये 5 लीडर हैं प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज़ आलू के पैदावार में। दुनिया भर में ग्लोबली सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पोटैटोज़ का कौन है? चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है। ऐसे सवाल भी बनते हैं। इंडिया इज़ अ डैश प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो ग्लोबली। इंडिया रैंक्स ऑन विच पोजिशन इन द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो भारत दूसरे रैंक पे है, नंबर 1 पे है चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज़। नेक्स्ट है वर्ल्ड डिज्नी सोल्ड डैश परसेंटेज ऑफ स्टेक टू टाटा प्ले लिमिटेड इन मई 2024। वर्ल्ड डिज्नी ने कितने प्रतिशत का स्टेक बेचा है टाटा प्ले में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 30%। 30% बेचा है अपना परसेंटेज स्टेक टाटा प्ले में, जो कि टाटा ग्रुप द्वारा ओन किया जाता है। नेक्स्ट है एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS विच स्टेट टॉप्ड फॉर द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन Q4 ऑफ फिजिकल ईयर 2024। जो आखिरी तिमाही है दिसंबर से लेकर मार्च तक, इस तिमाही में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। ये जो सर्वे था 15 से 29 एज ग्रुप वालों के लिए था। तो केरल टॉप द स्टेट इन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन Q4 और फिजिकल ईयर 2024। नंबर 2 पे रहा जम्मू कश्मीर, नंबर 3 पे रहा तेलंगाना, नंबर 4 पे रहा राजस्थान, नंबर 5 पे रहा उड़ीसा। मेल अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 पे रहा केरल, फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 पे रहा जम्मू कश्मीर। तो बस आपको इतना याद रखना है, नंबर 1 केरल, नंबर 2 जम्मू कश्मीर, नंबर 3 तेलंगाना, नंबर 4 राजस्थान, नंबर 5 उड़ीसा। नेक्स्ट है काजी नींबू, अ GI टैग ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट फ्रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो काजी नींबू जो है एक GI टैग है, किस राज्य ने इसको अपना राज्य फल स्टेट फ्रूट घोषित किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। असम हैज़ डिक्लेयर्ड काजी नींबू अ GI टैग है जो अपना स्टेट फ्रूट। GI टैग्स की बात करें तो वर्तमान में टोटल GI टैग्स कितने हैं? 643 हैं एज़ पर अगस्त 30, 2024। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में? यूपी में है। रीजन वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा किस सिटी के GI टैग्स हैं? वो है वाराणसी।
वाराणसी के सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स लिस्टेड हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा है, टोटल 643 है। इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग्स कौन सा था? दार्जिलिंग टी था। इतना बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी लॉन्च्ड इनाग्रेटेड इंडिजिनस एयर मॉनिटरिंग सिस्टम AQ एम्स, जिसका नाम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एयर प्रवाह। इसका नाम है एयर प्रवाह। क्या है ये? इंडिजिनस एयर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, हैज़ार्डस होता है, अलार्मिंग होता है, पुअर होता है, हेल्दी होता है, मॉडरेट होता है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये जारी किया है AQ एम्स, जिसका नाम है एयर प्रवाह। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। रिसेंटली क्लाउडिया शिनबाउम पार्डो इलेक्टेड एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मैक्सिको। ये जो टर्म होता है ना, फर्स्ट मेल, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ऐसे सवाल अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट मैक्सिको। नेक्स्ट है, द रशियन कॉस्मोनॉट हु बिकम्स फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस, इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। तीसरा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इलेक्टेड होम डैश एज द प्रेसिडेंट ऑफ इस 79th सेशन। अपने 79वां जो संस्करण है, सेशन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए किसको इलेक्ट किया है संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने? तो ये हैं फिलेमोन यांग जो हैं, ये पूर्व में कैमरून के PM रह चुके हैं। और इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र ने 5 देशों को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 5 देशों को 2 वर्ष के लिए नॉन परमानेंट मेंबर चुना है, जो कि है पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क और ग्रीस। ठीक है, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, इन 5 देशों को 2 वर्ष के लिए नॉन परमानेंट मेंबर चुना है यूनाइटेड नेशन ने फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। 5 होते हैं वीटो पावर वाले, 5 होते हैं टेम्प्रोरी, और 5 होते हैं फिर जो संयुक्त राष्ट्र और चुनते हैं। नेक्स्ट है, विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैंडेड ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल टू इंडियन आर्मी? तो ये है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। विच रिसर्च बॉडी फ्रॉम इंडिया वॉन द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियंस अवार्ड जिनीवा में? तो ये है सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स को चैंपियन अवार्ड दिया गया संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए। तो ये था फर्स्ट वीडियो आपके RRB PO, RRB असिस्टेंट और IBPS क्लर्क मेंस के लिए। आप बाकी के वीडियोस ज़रूर देखें, और उसके बाद और भी मेंस एग्ज़ाम तक जितना हो सकेगा वो आपके लिए लाया जाएगा इस चैनल पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।